सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे हमारे साथ है सीए शुभांकर मांगलिक, जो कि मेरे साथ मेरे बैच में ही सीए बने हैं नवंबर 2022 में। एंड ये जर्नी हमने साथ में कंप्लीट की है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ, मेरी वीडियोस आप देखते रहते हैं। सो आज हम जानेंगे मेरे फ्रेंड और आपके आज के गेस्ट और शुभंकर का कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनकी कैसी सी ये जर्नी रही। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स भी रहे, अटेम्प्ट्स भी देखे हैं, एंड देन सक्सेस भी देखी है, जिसका मजा अलग होता है। सो उसी के साथ हम इनसे डिस्कस करेंगे, कुछ आपके लिए टिप्स लेते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो शुभंकर, वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Shanu, for inviting me on your the channel of wisdom related. The name is the Analytical Eagle. नाम ही इतना अच्छा है कि it actually sounds like कि there are a lot of content full of information and the knowledge is available on this channel. And myself, Shubhankar Mangle, I belong from Bulandshahr, Uttar Pradesh, and here आज ठीक है मैं अपने बारे में बताऊंगा। मीनवाइल जैसे जैसे हमारे सेशन होंगे आगे इसके बारे में मैं धीरे धीरे अपने बारे में और ज्यादा चीजें बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ एक छोटी सी आइडेंटिटी और एक छोटी भी और एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी यही है दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। और इसी अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है नवंबर 2022 में। ये जर्नी बहुत लंबी रही और इस जर्नी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2015 में मैंने अपना सीपीटी क्लियर करा एंड आई क्लियर्ड इन नवंबर 2022 एंड सो मूविंग अहेड। तो एक चीज आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में है और जो इस यूट्यूब चैनल पे आपने जो इंफॉर्मेशन डाली, चाहे वो ड्यूटी आई ड्यूटी से रिलेटेड, केसेस सिनेरियो से रिलेटेड और केस स्टडीज को जिस तरीके से आपने के कॉस्टिंग की केस स्टडीज को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से, जिसमें हम लोगों को बहुत टाइम लगता था ढूंढने में, बट यू टेक दैट एफर्ट टू ऑर्गेनाइज फॉर द पीपल even though when you were studying for the CA final. So that is really appreciable. I am really thankful to you for giving the valuable resources and the meaningful resources to the people जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट गिविंग the other irrelevant stuff. And thank you so much for inviting me on your great channel. तो थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिशिएशन यू हैव डन। कोई भी ग्रुप लिए कराए, अगर उनके कंट्रीब्यूशन से या उनके मोटिवेशन से या उनके एक्सपीरियंस से किसी भी स्टूडेंट को अगर बेनिफिट मिलता है, अगर कुछ स्टूडेंट्स बेनिफिट हो ले पाते हैं इस चीज़ का, सो दैट इज रियली द गुड थिंग। तो ये जो आप चीज़ कर रहे हो, जो पॉडकास्ट कर रहे हो और अपने चैनल के थ्रू इतनी सारे मोटिवेशन और जो इंस्पिरेशन आप दे रहे हो स्टूडेंट्स को, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू यू बट इसकी वजह से जो बहुत सारे और लोगों को के मन में जो इन्फ्लुएंस आ रहा है आगे सपोर्ट करने का, सो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी एसोसिएटेड विद यू ऑन दिस चैनल। सो मूविंग अहेड, जो भी आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। Sure. So, Shubhankar, as I know, you have scored two exemptions in Group 1. In FR, you have scored 71 marks, and in SFM, you have scored 68 marks. So, one by one, we will got to know how did you do that. Like you had attempts, and you have scored earlier low marks in those subject, and later on you have scored exemptions in that subject. So, ऐसा क्या रहा जो तुम्हारी जो पहले जो तुम्हारी कमियां थी उन पे तुमने काम किया, एंड देन बाद में हम्म। एग्जामिशन आई। उससे पहले हम जानेंगे आपसे, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी कैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो एफआर पे स्टार्ट करेंगे। तो एफआर की आपने क्लासेस ली थी कहीं से? एफआर की मैंने क्लासेस ली थी। एक मैं नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक बहुत बड़ी रिनाउंड फैकल्टी है। बट मैंने जब मेरा अटेम्प्ट था उससे मैंने अराउंड एक साल पहले करीब क्लासेस ली थी एफआर की। बट एफआर की क्लासेस होती थी उस समय पे ऑनलाइन नहीं होती थी, उस समय पे हमें सेंटर पे जाना होता था और सुबह 6 साढ़े 6 बजे की क्लास होती थी। तो वो 3 साढ़े 3 घंटे की क्लासेस होती थी, बट आई थिंक कि वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। जो टीचर की नॉलेज थी, जो टीचर का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। बट एक तो क्लासेस पूरी नहीं हो पाती क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप में होते हो तो, और सुबह को कभी कभी आप लेट पहुंचते हो एंड उसके बाद आपको आर्टिकलशिप में कहीं आउट स्टेशन ऑडिट पे जाना पड़ता है, कभी आपको ऑफिस जल्दी पहुंचना होता है। तो इस वजह से बहुत सारी क्लासेस मिस भी हो जाती है एंड आई बिलीव
कि और जब उसके बाद जब 1 साल का गैप आ जाता है उसमें आपकी नहीं पढ़ाई हो पाती, तो जब आप फाइनली एग्जाम से 2 3 4 महीने पहले पढ़ने बैठते हो, तो देन यू रियलाइज कि यार क्लासेस का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं एज फार एज द क्लासेस इज कंसर्न, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, आपने किसी भी टीचर से क्लासेस ली है, आपने एक्स टीचर से क्लासेस ली है, आपने वाइस टीचर से क्लासेस ली है, आपने जेड टीचर से क्लासेस ली है, और आपने क्लासेस ली भी है या नहीं भी ली है, तो उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नॉट ओनली इन एफ आर बट एनी सब्जेक्ट इज कंसर्न। अगर आप डेडिकेटेड हो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, और जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक नोट्स हैं, जो रिविजनरी वीडियोस है, उनके साथ भी आप चल के कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेवल आप ये आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो दिस ओके। दैट वाज द थिंग एज फार एज द क्लासेस आर कंसर्न। तो शुभांकर, फिर आपने जब अटेम्प्ट दिए, एग्जाम दिए 1 साल के बाद, तो क्या फिर और कोई फास्ट ट्रैक क्लास वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं या फिर नहीं, सेल्फ स्टडी? मैंने एक्चुअली जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये था कि जितना प्रिपरेशन हो सकता है, कि गलती ये हुई थी कि स्टार्टिंग में आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स, एंड अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम से आते 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 और एग्ज़ाम के टाइम तक आते आते इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि वो दो के चक्कर में एक ग्रुप भी नहीं रहता। और ये मिस्टेक हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, एंड आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस फैक्ट कि अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी इधर उधर है, तो फोकस ऑन वन ग्रुप एंड डोंट रश फॉर बोथ द ग्रुप्स। इस चक्कर में हम ये सोचते हैं हम अपने 6 महीने बचा लेंगे, बट एट टाइम्स होता क्या है कि 6 महीने बचाने के चक्कर में 2 साल खराब हो जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो गो फॉर द सिंगल ग्रुप। तो शुभांकर, जब आपकी एग्जामेशन आई है तो उस टाइम आपने क्या कंटेंट यूज किया, लाइक स्टडी हाँ, मैट या फिर क्या, मतलब किससे प्रिपेयर किया? तो देखो, एज फार एज द एफ आर इज कंसर्न, तो एफ आर में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर द स्टडी मटेरियल। देखो, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं और ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन हैं स्टडी मटेरियल के, पास्ट अटेम्प्ट्स के, आरटीपीस के, और इन सब के कंसिडरिंग, तो किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक ना उठा के आप सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली स्टडी मटेरियल पे फोकस करो। क्योंकि जो स्टडी मटेरियल, जो एफआर का पेपर होता है, वो आपका 90 to 95% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आता है एफआर का। आप पिछले जितने भी अटेम्प्ट देख सकते हैं, 80 to 90% आई कैन एश्योर कि वो पेपर आपका कॉपी पेस्ट आता है एफआर का। इवन जो डिजिट्स भी होती है, फिगर्स भी वो होती हैं, वो ऐसी होती है कि किसी को आधा कर दिया, किसी को डबल कर दिया, या किसी हर फिगर में हर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो स्टिक टू द स्टडी मटेरियल। एंड एज फार एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कंसर्न, मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक करने से अच्छा ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के और किसी भी चैप्टर के 10 अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लो 5 बार, कंपैरेटिवली किसी भी चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने के। तो अगर आपने स्टडी मटेरियल को के क्वेश्चंस को भी अगर आपने 5 बार अच्छे से सॉल्व कर लिया विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज इवन मोर देन सफिशिएंट टू अटेन द एग्जामिनेशन इन एफआर। ओके, सो एंड यू गॉन उसके थ्रू। उसके बाद मैंने पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट करा, एंड देन आई गिव द मॉक टेस्ट, जो इंस्टीट्यूट ने अपने दोनों सीरीज में, फर्स्ट और सेकंड सीरीज के, वो मैंने मॉक टेस्ट दिए। 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी करे, एंड और पास के 3 अटेम्प्ट्स के मैंने पेपर को। तो कितने रिवीजन किया आपने एफआर के तो स्कोर तो 71? एज फार एज द मतलब रिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ रिवीजन कोई मेरे को याद तो नहीं है कि मैंने नंबर ऑफ रिवीजन कितने करे थे। और नंबर ऑफ रिवीजन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको कितने नंबर ऑफ रिवीजन करने चाहिए। देखो, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने 1 या 2 बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो दैट इज सफिशिएंट, बट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 5 5 बार प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मल्टीपल टाइम्स से सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। जो एफआर में छोटी छोटी इंडेक्स हैं, उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने जिस भी टीचर से क्लासेस ली है, तो पहले उनके नोट्स पढ़ने। उनके नोट्स पढ़ने के बाद उनके नोट्स पढ़ने के बाद आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना देखे। और नोट्स पढ़ने के बाद जब आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसे आपको सॉल्यूशन से मैच करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना के रखना है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर जब आप बना के रखोगे, तो जो भी वहां पे आपकी गलती आ रही है, उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आपको नोट डाउन कर लेनी है पॉइंट वाइज।
और वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर इतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, इवन दो जब आप एग्जाम से पहले जो एक दिन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आप बार बार कर रहे हो। और जब आप नेक्स्ट टाइम करो तो पहले उससे पहले वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर को एक बार देख लो कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ताकि वो गलती आप दोबारा से ना करो। और जो क्वेश्चन में भी ज्यादा गलती होती है वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ताकि आप उसे नेक्स्ट सेकंड या थर्ड रिवीजन के लिए कर सको। जो क्वेश्चन आपको पूरा हो गया, जिसमें गलती नहीं है, उसे आप एक बार अगली बार दोबारा से बस देख के छोड़ सकते हो। ठीक है, पहली चीज आपको ये करनी है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन, आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडिया से 115, इंडिया से 116, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये करीब 50 to 60 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। तो इससे तो आपको इतना अच्छे से करना है, स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। और जो वो है, जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में अगर आप एसोसिएट और जॉइंट वेंचर वाला अगर आप बहुत ज्यादा से अच्छे से नहीं भी कर पाते, दैट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि वो इतने ज्यादा वेटेज का नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा ही नहीं, बट उसके आने के चांसेस या उनके जो मार्क्स के चांसेस होते हैं, जो वेटेज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। आपको जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस वहाँ पे टेस्ट और नॉलेज में और जो इलस्ट्रेशंस में बड़े बड़े जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इसकी आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद द नोट्स। देखो जितना आपके समझ में आता है, जितना आपके समझ में आता है उतना आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। अगर कोई एडजस्टमेंट आपके बार बार भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आप उसे एक अच्छे से याद कर लो कि इस एडजस्टमेंट को इस तरीके से करना है, इसे इस तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये है कि हमें एग्जाम में पास होना है। ठीक है, आपको नो बडी इज एक्सपर्ट इनफ कि वो बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट में कर सकता है। वी ऑलरेडी हैव 8 सब्जेक्ट्स इन आवर हैंड। तो हम अगर एक एक पॉइंट को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम समझ सकें। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जो जो भी आपके जो छोटे छोटे इंडियाज हैं, जो भी छोटे छोटे इंडियाज हैं, उनका सिंपली एक बार नोट पढ़ना है और स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जब आपका इवन 70 to 80% भी सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लिखने हैं। तो और 2 मॉक टेस्ट लिखने हैं, इसलिए वो भी ऐसे नहीं कि आपने किसी की टेस्ट सीरीज को। इसके अलावा आरटीपी, 3 अटेम्प्ट की आरटीपी बहुत है। अक्सर देखा गया है कि जो अगर सपोज आप मई 23 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो नवंबर 22 और मई 22 के आरटीपी में आने के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बस अगर मैं बताऊं, तो आपको स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से करना है। आपको अगर आप किसी और टीचर का भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, तो पहले उसमें से जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें अच्छे से फिगर आउट कर लो। इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है इसके बाद, तो आप किसी और सब्जेक्ट को जा सकते हो। अब इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी बार रिवीजन कर सकते हो। तो इसमें एग्जाम में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको खुद डिटरमिन करना है कि आप कब ऐसा हो रहा है कि जब आप पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो बिना देखे। जब आप सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द रिवीजन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एग्जाम में वो 3 घंटे में सिलेबस को किस तरीके से, उस एग्जाम को कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। तो एफआर अपने आप में, देखो एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको हरा भी सकता है, आपको जिता भी सकता है। एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको पूरे ग्रुप का एग्रीगेट बना सकता है, आपको बोथ ग्रुप में अच्छे से पास करा सकता है। और एफआर ऐसा भी सब्जेक्ट है, अगर उस पर कमांड नहीं करी गई तो 40 लाना भी उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इन द एग्जाम कि सबसे पहली चीज, देखो कुछ लोग कहते हैं कि आपको बड़े क्वेश्चन पहले सॉल्व करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपको छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने चाहिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि अगर सपोज कंसोलिडेशन का 16 नंबर का क्वेश्चन आता है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके टिप पर है कि मैं उसे सॉल्व कर ही लूंगा, तो आपको उस ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। इन केस अगर आप अटकते हो किसी भी क्वेश्चन पे, तो फिर आपको 1-2 मिनट मैक्सिमम एक्स्ट्रा देने हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, उसे तुरंत छोड़ देना है और दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। इसके अलावा जो मेरे से गलती हुई थी, इस नवंबर अटेम्प्ट में भी गलती हुई थी कि मैंने क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट का जो एक वो दे रखा होता है कि आपको डिस्काउंट फैक्टर कितना लेना है, तो वो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करा था, बट आपको उतना ही लेना होता है कि जितना वो उसने दे रखा है। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है एफआर में। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम चूक जाते हैं, और अगर वो प्रेजेंटेशन उस वाली प्रेजेंटेशन पे उस पॉइंट पे हम लोग फोकस कर लें और इस तरीके से प्रेजेंट करें आंसर को जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, तो एग्जामिनर के व्यू पॉइंट पे
एग्जामिनर के माइंड पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एफआर में 95% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इंडिया बेस्ड होते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया, हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया, हमने इक्विटी और डेट का कंपोनेंट तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें इक्विटी डेट का कंपोनेंट अलग अलग कर दिया। नहीं, this is not the right way to start your answer. If you are giving the answer on the basis of Indias, it is important to quote the relevant Indias before you start the practical solution. In accordance, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो यू शुड स्टार्ट विद द फैक्ट कि इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आप एक या डेढ़ लाइन का भी अगर आप लिखते हो, बट अगर आप इंडियाज का रेफरेंस अगर आप दे देते हो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने से पहले, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होती है और आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम एफआर में जो भी या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, हम उसमें क्या करते हैं कि हमने अगर एक भी फिगर गलत हो गई ना, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसर्न। ये बहुत छोटी चीज होती है कि हमने कैलकुलेटर में कुछ और सॉल्व करा और जल्दी जल्दी में कुछ और आंसर नोट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। सो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस टू वट एवर द अमाउंट यू आर राइटिंग इन द एग्जाम। ओके, सो थैंक यू सो मच शुभंकर फॉर योर ऑल इनसाइट। तो इफ अगर सम समराइज करें तुम्हारा जो भी तुमने बोला है एंड जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे क्लासेस आपने की है नहीं की है, आप जो भी किया है, आप डजेंट मैटर मच, यू कैन रिवाइज फ्रॉम यूट्यूब, लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। इफ यू आर हैविंग डाउट्स इन कॉन्सेप्ट, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद स्टडी मैट कर सकते हो, और फिर कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक उठाओ जहाँ पे मोस्टली स्टडी मैट कवर हो रहा हो। इसके अलावा आपको ध्यान देना है आपकी रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन डजेंट मैटर, क्वालिटी रिवीजन डज मैटर। क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे एक रिवीजन हो चाहे दो रिवीजन हो। उसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, दो मॉक टेस्ट लिख के देखो, दो आरटीपी कर लो, तीन नहीं कर पाओ तो लास्ट के दो कर लो। इस बार का जो आरटीपी आता है उसका जैसे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता एग्जाम में, तो लास्ट के दो आरटीपी कर लो। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और एग्जाम अटेम्प्ट करने की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई है शुभांकर ने, before writing the answer you have to quote Indias, you have to properly check the amount of calculator and whatever the amounts are coming. So इन चीजों पे ध्यान दे के हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक ना करते हुए हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंसाइटफुल सेशन फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू शुभांकर एंड फॉर गाइडिंग शानू, देम ऑल। वन मोर थिंग आई वुड से कि जब मैंने एफआर का क्लासेस खत्म होने के बाद जब मैंने एफआर स्टार्ट करा था, तो मुझे एफआर से सबसे ज्यादा डर लगता था, बट अल्टीमेटली वट आई बिलीव इज दैट, देखो कोई भी सब्जेक्ट है, इधर इट इज एफआर, ऑडिट, या फिर किसी भी एग्जाम का कोई भी सब्जेक्ट है, अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता उसकी लेंथ कितनी है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठोगे कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोलिडेशन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे स्टार्टिंग में, बट वेन एवर यू डेवलप दैट एटीट्यूड, यार कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगा, दो बार होगा, दो बार पढ़ने से होगा, तीसरी बार पढ़ने से होगा। जब आप ये एटीट्यूड कंटिन्यूसली अपने आप फॉलो करते हो और अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हो कि यार मैं कर लूंगा, तो वो चीजें होने लगती हैं। हम सिर्फ अपने आप में हार जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को देख के, ये सोचते हैं कि यार ऑडिट इतना टफ है, एफआर इतना टफ है। होता नहीं है, हम अपने माइंड में जितना उसे टफ बना लेते हैं ना, इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। और अगर ये एटीट्यूड आपने चेंज कर लिया, तो आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते That's great. That's really important because give up attitude should not हैं। take you anywhere. So you should keep in your mind that you should not develop a preconceived notion that this subject is tough or this subject is difficult. I can't do that. तो ये चीज अपने ध्यान में ना रखते हुए आपको बस पढ़ना है और क्वेश्चन को खत्म करना है, जैसे भी हो आपका पोर्शन खत्म करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बता दिए शुभंकर ने, जो जनरली वही रहता है, 60 से 70 मार्क्स का वही आता है। तुम्हारा एफ आई हो जाए, बीसी कॉम्बिनेशन हो गया, अपार्ट फ्रॉम इट F5 115 116 देन 102 हर बार क्वेश्चन में आता ही है। इंडिया इज 33 ऑल्सो अर्निंग पर शेयर का, इंडिया इज 33 अर्निंग पर शेयर। हाँ, 33 is also important. So these kind of Indias, if you prepare very well, then 60 marks is nowhere. You can तो easily achieve आप that. अच्छे से अगर कर लोगे तो 60 यू कैन इजीली अचीव। So thank you, Shubhankar, for this थैंक यू सो insightful मच। session. Hope this will help this our audience. एंड शुभांकर की जो लिंक्डइन आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इनको फॉलो कर सकते हो। कोई भी टिप्स आपको अपना डाउट वगैरह डिस्कस करना है, कुछ टिप्स चाहिए आपको आपकी प्रिपरेशन से, सो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड ही इज वेरी काइंड पर्सन ऑल्सो। सो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं शुभांकर। जी, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स एंड थैंक यू सो विल मच शानू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर।